नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस एमसीक्यूज में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, लगातार आपको इकोनॉमिक्स के जितने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स की क्लास में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि उनके क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो वो छोड़ देते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा 2 या 3 कर पाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी क्लास देखने के बाद आप इकोनॉमिक्स में 4 करके आएंगे, ठीक है। 3 प्लस करके ही आएंगे 5 में, ठीक है। इस बात की गारंटी है। बस आपको जितने क्वेश्चन कराए जाएं उन सब के आंसर आपको याद होने चाहिए। उतने क्वेश्चन आप भली भांत तरीके से याद रखो, जिससे आपकी परीक्षा में अगर वो क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप बेहतर तरीके से उनको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। मान रहे हो बात कि नहीं? जी बिल्कुल मान रहे हैं। मानेंगे नहीं तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको परीक्षा निकालनी है और जीएस पूछी जाती है तो जीएस में इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इकोनॉमिक्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं? आवाज आ रही है? क्लियरिटी एकदम है? कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं? तो जल्दी से आते हैं एमसीक्यूज में। सभी लोगों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा, वैसे तो ये 56 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन इस स्लाइड का, इस क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो बताओ भाई, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? मतलब कहने का ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाया जाता है? उपहार कर, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत आय कर या निगम कर? बोलो भाई, सभी भाई, सभी भाई, सभी बंधु बोलेंगे। बोलो भाई, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाती है या केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो सभी का आंसर आना चाहिए मनोरंजन कर। तो मनोरंजन कर कौन सरकार लगाती है? राज्य सरकार लगाती है। संबंधित राज्य से राज्य सरकार जो है वो मनोरंजन कर लगाती है, ठीक है। मनोरंजन कर कौन लगाती है? तो आप बताओगे सर राज्य सरकार लगाती है। उपहार कर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, व्यक्तिगत आय कर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और निगम कर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। बात समझ पाए कि नहीं? और हमने ये भी बताया था, इस बात को ध्यान रखना कि केंद्र सरकार को, क्या केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा प्राप्ति निगम कर से होती है। किससे? निगम कर से होती है, कर से होती है। इस बात को आप लिख लेना, ये याद रखना। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा ब्याज की प्राप्ति या धन की प्राप्ति किस कर से होती है? तो आप बताओगे सर निगम कर से होती है। जबकि जो मनोरंजन कर है, क्वेश्चन यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो मनोरंजन कर जो है वो केंद्र सरकार नहीं लगाती है। कौन लगाती है? राज्य सरकार लगाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्न में प्रत्यक्ष कर कौन है? निम्न में प्रत्यक्ष कर कौन है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इसके बारे में आपको जानकारी बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? बताओ भाई, जल्दी बोलो। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आप जानते हो ये तीनों के तीनों, चाहे आपका चुंगी कर हो, चाहे आपका चुंगी कर हो या उत्पादन कर हो या आपकी बिक्री कर हो, ये तीनों कैसे कर हैं? तो ये तीनों आपके अप्रत्यक्ष कर हैं। कैसे हैं? अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। आपसे पूछा गया है कि प्रत्यक्ष कर कौन है, तो आप कहोगे आयकर आपका प्रत्यक्ष कर के द्वारा, प्रत्यक्ष कर है किसके द्वारा लगता है? केंद्र सरकार द्वारा लगाती है। बात समझ पाए कि नहीं? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैट लगाया जाता है। बोलो भाई, वैट लगाया जाता है। वैट लगाया जाता है। वैट लगाया जाता है उत्पादन के प्रथम चरण पर, सीधे उपभोक्ता पर, या उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर, या उत्पादन के अंतिम चरण पर? बताओ भाई, वैट कहां लगाया जाता है, कब लगता है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। वैट के बारे में आपको बताना है भाई।
बोलो भैया, वैट बोलो किस पे लगता है? बोलो। वैट लगाया जाता है उत्पादन के प्रथम चरण पर, सीधे उपभोक्ता पर, या उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। तो आप कहोगे उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के सभी चरणों पर क्या लगाया जाता है? वैट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? वैट लगाया जाता है। अब वैट आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पहले किस देश में लगा था? विश्व में सबसे पहले कौन से देश ने लगाया था? ये क्वेश्चन है। कौन से देश ने अपनाया था? बताओ भाई, अपनाया था। तो आप कहोगे इसका आंसर जो होगा वो जर्मनी होगा। जर्मनी में वैट कब लागू हुआ था? 1918 ईस्वी में सीमेंस के द्वारा लगाया गया था। जबकि भारत में बात करें, भारत में वैट कब लागू हुआ? भारत में वैट कब लागू हुआ? तो भारत में वैट लागू हुआ 2005 में। कब? 2005 में। पहला राज्य कौन था जहां वैट लागू हुआ था? अगर पूछे पहला राज्य तो आप कहोगे सर हरियाणा था। कौन था? हरियाणा था। और पूछे अंतिम राज्य कौन था भारत में? अंतिम राज्य अगर पूछे भारत में अंतिम राज्य जहां पर वैट लागू हुआ था तो अंतिम राज्य आपका उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल। कब? 1 अप्रैल 2008 में भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बाद में वैट लागू करने वाला राज्य था। तो ध्यान देना, वैट लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। विश्व में सबसे पहले कौन से देश ने अपनाया था? तो विश्व में सबसे पहले जर्मनी देश ने अपनाया था। जॉन सीमंस के द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया? 1918 में लगाया गया। भारत में वैट कब लागू हुआ? तो भारत में वैट 2005 ईस्वी में लगा। कि सबसे पहला राज्य कौन था जिसने अपने यहाँ वैट लागू किया? आंसर आएगा हरियाणा है। और अगर पूछे कि अंतिम राज्य कौन था तो अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश था। आपसे पूछे कि पूरे भारत में वैट कब लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में वैट लागू हुआ था। बोलो भाई, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितना प्रतिशत होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डाटाबेस क्वेश्चन है। बोलो भाई। जल्दी बोलो। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितना प्रतिशत होगी? आंसर आएगा 32% होगी। क्या होगी? 32% होगी। कितनी होगी भाई? 32% होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। सभी लोग जानते हो कि भारत में कृषि आयकर जो लगाया जाता है वो राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकारों द्वारा कृषि आयकर को लगाया जाता है ना। आप सभी जानते हो कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। और भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकारों द्वारा इसको लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोलो भाई, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित टैक्स में से राज्य सरकार द्वारा कौन सा टैक्स नहीं लगाया जाता है? तो देखो, मनोरंजन कर हो, चाहे राज्य उत्पादन शुल्क हो या कृषि आयकर हो, यह राज्य सरकार द्वारा लगता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।
जबकि निगम कर जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगता है। इसके बारे में हमने अभी बताया है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा क्या लगाया जाता है? निगम कर केंद्र सरकार के द्वारा लगता है। बोलो भाई, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि, ये है लोक भविष्य निधि, और चौथा है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। बोलो भाई। निम्नलिखित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं दी जाती है? तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे, किसान दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि किसान दिवस कब मनाते हैं, किसान दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई, किसान दिवस कब मनाया जाता है? और किसान का मित्र कौन कौन होता है? किसान का मित्र अगर आपसे पूछे कौन कौन होता है, तो किसान का मित्र एक तो आप जानते हो कि सर केचुआ होता है, और दूसरा किसान का मित्र सांप भी होता है। अब आप कहोगे सर जी सांप तो डस लेता है, तो सांप डसता नहीं है, डसता तो है जब वो दबाव में पड़ता है। और वैसे ये किसानों का मित्र होता है, क्योंकि जब पंजाब और हरियाणा में गेहूं पक जाते हैं तो उनके खेतों में सबसे ज्यादा चूहे आतंक मचाते हैं। कौन? चूहा आतंक मचाता है। तो चूहे को ढूंढ ढूंढ कर मारने का काम कौन करता है? सांप करता है। और इस प्रकार से किसानों के खेत जो गेहूं के होते हैं वो टूटने से, कटने से या उनको नष्ट होने से बचाता कौन है? सांप बचाता है। तो किसान के मित्र केंचुआ और सांप होते हैं। जबकि किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, है ना। चौधरी चरण सिंह के नाम पर भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। बोलो भाई, किसी प्रकार समस्या नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिनवैट, सिनवैट का संबंध है सीमा शुल्क से, मूल्य वर्धित कर से, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से, या केंद्रीय बिक्री कर से? बोलो भाई, जल्दी सभी लोग बोलेंगे। सेन वैट का संबंध किससे है? तो सेन वैट का संबंध मूल्य वर्धित कर से है। किससे है? मूल्य वर्धित कर से। सेन वैट का संबंध किससे है? सेन वैट का संबंध मूल्य वर्धित कर से है। किससे? मूल्य वर्धित कर से इनका संबंध बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम क्षेत्र की आय से नहीं है? बहुत बढ़िया। भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम क्षेत्र की आय से नहीं है? सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर से, न्यूनतम वैकल्पिक कर से, पूंजी लाभ कर से, या कंपनियों के लाभ पर कर से? बोलो भाई। भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम क्षेत्र की आय से संबंधित नहीं है? बोलो भाई। आंसर आएगा सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर से। क्या होगा? सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर से संबंध इसका नहीं है। किससे? निगम क्षेत्र से संबंध इसका, या निगम क्षेत्र की आय से नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? निम्नलिखित आयकर के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि राज्य सरकार की है। बिक्री कर और आयकर, इसमें पूछा गया संघीय की जोड़ी बताइए, तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों आ रहे हैं। पूछा गया है और क्या है? संपत्ति कर और भू राजस्व कर, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा? सीमा शुल्क एवं निगम कर जो है ये आय के साधनों की जोड़ी में से केवल संघीय राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। सीमा शुल्क और निगम कर, इस बात को ध्यान रखोगे। बोलो भाई, सही है कि नहीं? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा एक आगम का सबसे बड़ा स्रोत है? निम्न में से
कौन सा एक आगम का सबसे बड़ा स्रोत है? आगम का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? बोलो भाई। आगम का मतलब सबसे ज्यादा आय या जो ब्याज होता है या कर जो टैक्स प्राप्त होता है वो केंद्र सरकार का या भारत में निम्न में से कौन सा एक आगम का सबसे बड़ा स्रोत होता है? आंसर आएगा निगम कर से होता है। किससे? हमने आपको कई बार बताया है, निगम कर को आप ध्यान में रखेंगे। यह कैसा टैक्स है? तो ये आप जानते हो कि किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। और सबसे ज्यादा कर की प्राप्ति कहां से होती है? तो निगम कर से ही होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है? निम्नलिखित में से किस एक कर का समूह, माने इसमें जो समूह दिए हुए हैं उसमें से जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता, माने कर कौन लेता है? केंद्र सरकार, लेकिन बांटती किसके साथ है? राज्यों के साथ साझा करती है। वो कौन सा जोड़ा है? आयकर, निगम कर, तटकर है। आयकर, निगम कर, उत्पाद कर है। उत्पाद कर आय पर उपकर या निगम कर है। उत्पाद कर आय पर उपकर या तटकर। तो इसका आंसर आएगा आयकर, निगम कर और उत्पाद कर। ये तीनों केंद्र सरकार के द्वारा एकत्रित किए जाते कर हैं, लेकिन साझा किसके साथ होता है? तो राज्य सरकार के साथ इसका साझा होता है। बोलो भाई, किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हो। आयकर, निगम कर, उत्पाद कर निम्नलिखित में से जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है। आप सभी जानते हो, है ना, कि केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा जो कर की प्राप्ति होती है वो निगम कर और आय कर से होती है, और उसी के साथ में उत्पाद कर है। लेकिन जो केंद्र सरकार होती है ये राज्यों के साथ बांटती है। ठीक है, राज्यों को भी इसमें से मदद मिलती है, सहायता मिलती है। कौन देती है? केंद्र सरकार देती है। तो अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है वो कैसा कर है? समूह बताओ। तो आयकर, निगम कर और उत्पाद कर। क्या बताओगे? आयकर, उत्पाद कर और निगम कर इसका आंसर होगा। बोलो भाई, किसी प्रकार की दिक्कत? बोलो, किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? व्यापार से है, बैंकिंग से है, विदेशी निवेश से है या करों से है? व्यापार से नहीं होता है, बैंकिंग से नहीं होता है, विदेशी निवेश से नहीं होता है। आंसर क्या आएगा? करों से होता है। विजय केलकर समिति। बात समझे? नहीं समझे तो समझो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्रगतिशील कर है, यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, यह एक अनुमानित कर है। जल्दी बताओ भाई। कूट में इसका आंसर दिया है और उसी में आपको आंसर छांटना है। बोलो भाई, क्या सही होगा? निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक आनुपातिक कर है,
गलत है। यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है, यह भी गलत है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह एक प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। यह एक प्रगतिशील कर है, यह भी सही है। तो आंसर में 1 और 2 जो भी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही है कि आयकर के संबंध में यह एक प्रगतिशील कर है और यह एक प्रत्यक्ष कर है। यह एक प्रगतिशील और प्रत्यक्ष कर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रचलित मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? प्रचलित मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? राजकोषीय घाटे का, राजस्व घाटा का, प्राथमिक घाटा का या मौद्रिक घाटा का? जल्दी सभी भाई बहन आंसर करेंगे, थोड़ा सा समय आपको भी दिया जाएगा। बोलो भाई, जल्दी बोलो, सभी भाई बोले। प्रचलित मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद से निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत अनुमानतः सर्वाधिक है? आंसर आएगा राजकोषीय घाटा का। किसका? राजकोषीय घाटा का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है। राजकोषीय घाटा का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बोलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आंसर आएगा संपदा कर जो है वो आपका प्रत्यक्ष कर है। क्या है? संपदा कर जो है वो आपका प्रत्यक्ष कर है। संपदा कर आपका प्रत्यक्ष कर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन में, ध्यान देना, स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मल जल सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके सामने आ गया। स्मार्ट सिटी, क्या स्मार्ट सिटी मिशन में, बोलो भाई, स्मार्ट सिटी मिशन में जल तथा मल जल का वित्त पोषण जिस राजस्व से होता है वह है मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, शिक्षा कर या संपत्ति कर। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, आप लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद आंसर दो। बोलो भाई। क्या आंसर निकल के आया लोगों का? बताओ भाई, कैसा कट है? स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मल जल का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह किसके अंतर्गत आएगा? तो आप कहोगे संपत्ति कर के अंतर्गत आएगा। किसके? संपत्ति कर के अंतर्गत दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो यह बराबर होता है। बोलो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो यह किसके बराबर होगा? बोलो। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा राजकोषीय घाटा बराबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। क्या? ब्याज भुगतान। ये आपका कहलाता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, ये फार्मूला आप ध्यान रखोगे कि राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? प्राथमिक घाटा
प्लस ब्याज भुगतान, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा रहा है? हमने आपको कई बार बताया, 3-4 बार ये अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग शब्दों से ये क्वेश्चन डाला गया है। हाल के वर्षों में संघीय राज्य सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद कौन रहा है? तो आप कहोगे ब्याज की अदायगी। क्या रही है? ब्याज की अदायगी। ब्याज की अदायगी, ठीक है।
कारण से आवाज नहीं आ पा रही थी, है ना। अब आवाज आ रही होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई बताओ, आयात एवं निर्यात, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। आयात आप जानते हो किसी देश से, जैसे भारत देश चीन के साथ, चीन से कोई सामान मंगा रहा है ना, कोई वस्तु अपने देश को ला रहा है, तो या मंगा रहा है या मंगा माने कहने का मतलब यह है कि किसी देश से कोई देश अगर वस्तु ले रहा है, खरीद रहा है, तो वो आयात कहलाती है। और अगर अपने देश से किसी देश को भेजा जाता है तो वो निर्यात कहलाती है। तो आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जानते हैं? इनकम टैक्स से, ट्रेड टैक्स से, कस्टम ड्यूटी से, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, मजा आ जाएगा। सभी लोग जानते हो कि अगर एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा है तो सीमा को पार करेंगे ना, सीमा को पार करेंगे तो सीमा को पार करने के लिए आपको सीमा का टैक्स देना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कहते हैं लोग इकोनॉमिक्स बहुत कठिन है, और हम कहते हैं रिलेट करके पढ़ो, तो कुछ कठिन नहीं है। आंसर क्या होगा? सीमा कर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? प्राथमिक घाटा का, राजकोषीय घाटा का, राजस्व घाटे का, या आय व्यय घाटे का? बताओ भाई, जल्दी बोलो, सभी भैया बोलेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बताओ भाई, क्या होगा? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो आप कहोगे राजकोषीय घाटे का। किसका? राजकोषीय घाटा का सबसे बड़ा योगदान देखने को मिलता है। फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है, राजकोषीय घाटा बराबर होता है प्राथमिक घाटा। आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज की भुगतान, क्या? प्लस ब्याज का भुगतान। ये होता है आपका, क्या होता है? राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज का भुगतान जो होता है, ये आपका कहलाता है राजकोषीय घाटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसने 13 फरवरी 2014 को लगातार 6वीं बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वाह, मजा आ जाएगा। बताओ भाई, निम्नलिखित राज्यों में से किसने 13 फरवरी 2014 को, निम्नलिखित राज्यों में से किसने 13 फरवरी 2014 को, निम्नलिखित राज्यों में से किसने 13 फरवरी 2014 को लगातार 6वीं बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया है? निम्नलिखित राज्यों में से किसने 13 फरवरी 2014 को लगातार 6वीं बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया है? क्या वो राज्य बिहार है? क्या वो मध्य प्रदेश है? क्या वो उड़ीसा है? क्या वो जम्मू कश्मीर है? जल्दी से बताओ, तभी तो मजा आएगा। बोलो भाई, क्या आंसर होगा? तो आंसर आएगा जम्मू तथा कश्मीर। क्या होगा? जम्मू तथा कश्मीर। अगर पूछे जम्मू तथा कश्मीर की राजधानी बताओ, तो हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है। अगर ठंडी में पूछे कि ठंडी की राजधानी कौन सी है, तो आप कहोगे सर जम्मू है। और अगर पूछे गर्मी की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे श्रीनगर है। क्या है? श्रीनगर है। ओवरऑल पूछे जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो श्रीनगर है। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर की राजधानी ठंडी में क्या होती है, तो जम्मू है, और गर्मी की क्या है, तो श्रीनगर है। अगर पूछे बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी पटना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल में ही भोजताल है। उड़ीसा की राजधानी सभी लोग जानते हो भुवनेश्वर है। क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर के कोणार्क में ही सूर्य मंदिर है। बोलो भाई, क्या कोई दिक्कत है? इतने में कोई समस्या है? अगर इतने में समस्या नहीं तो एक बार सभी लोग थम्स अप करो, यस सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाता है? बहुत बढ़िया। यदि
अब सकल शब्द केवल इसमें जोड़ दिया गया, इसलिए आपको ये अलग लगता है। पूछा गया यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो क्या निकल के आएगा? बताओ भाई, जल्दी बोलो। हमने आपको अभी पढ़ाया था कि राजकोषीय घाटा बराबर होता है प्राथमिक घाटा और भुगतान प्लस भुगतान। तो आंसर क्या होगा? यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए। देखो, हम कहते हैं ये आपका राजकोषीय घाटा है। क्या है? ये आपका राजकोषीय घाटा है। ठीक है, राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? तो हमने आपको बताया था प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज की भुगतान। क्या? ब्याज का भुगतान। ठीक है, ब्याज का भुगतान। अब आपसे कह रहा कि राजकोषीय घाटे से, क्या? राजकोषीय घाटे से माइनस कर दिया जाए ब्याज का भुगतान। क्या? ब्याज का भुगतान। तो क्या बचेगा? तो मेरे दोस्त बचेगा क्या? प्राथमिक घाटा बचेगा। क्या? प्राथमिक घाटा बचेगा। अगर सकल यहां लगाओ तो सकल यहां भी लगेगी। आंसर क्या आएगा? सकल प्राथमिक घाटा। क्या आएगा? सकल प्राथमिक घाटा आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। राजस्व घाटा की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या रहेगा? तो आप कहोगे सर अधिक रहेगा, राजस्व छोटा है, राजकोषीय बड़ा है। ऐसे ही समझ लो कि राजकोषीय घाटा जो है वो सदा राजस्व घाटे की अपेक्षा अधिक होता है। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या रहेगा? अधिक रहेगा मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन मिल गया। डाटाबेस का क्वेश्चन फिर एक बार, क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो इसमें आपको डाटाबेस ध्यान रखना पड़ेगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया था? 2007 में, 2005 में, 2002 में, 2003 में। जल्दी बताओगे। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया? आंसर आएगा 2003 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया? आंसर आएगा 2003 में। अगले क्वेश्चन में चलते। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजटों में व्यय का सबसे बड़ा मद है। बहुत बढ़िया, हमने आपको बताया हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजटों के व्यय का सबसे बड़ा व्यय का मद कौन सा है? तो आप कहोगे सर ब्याज की अदायगी। कई बार पूछा गया है हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजटों में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या है? तो आप बताओगे ब्याज की अदायगी है। क्या है? ब्याज की अदायगी है। आई बात समझ में? बिल्कुल आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघीय सरकारों के बजट में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है कर के आगम से, घरेलू उधारों से, विदेशी उधारों से या कागजी मुद्रा छापकर। बोलो भाई क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से सभी लोग बताएंगे, सभी भाई बहन आंसर करेंगे। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है घरेलू उधारों से। क्या होगी? घरेलू उधारों से इसकी पूर्ति की जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी बंधु रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वें आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 14वें वित्त आयोग का होना चाहिए ना। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आप कहोगे वाई रेड्डी। क्या कहोगे? वाई रेड्डी। ठीक है, वाई रेड्डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत लंबा बहुत चौड़ा कूट का कथन और निष्कर्ष का यह क्वेश्चन है। क्या? कथन और निष्कर्ष का यह क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा तभी पढ़ पाओगे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला क्या है?
पहला कथन क्या है? राज्य वित्त आयोग का एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता है। बोलो भाई क्या होगा? संतुष्ट करता है कि नहीं करता है? बोलो। बोलो। राज्य वित्त आयोग का एक संवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्ट नहीं करता है, कर सकता है। इसलिए क्या होगा? ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। करता है, ठीक है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संतुष्ट कर सकता है, जबकि इसमें क्या दिया है? नहीं कर सकता है। इस कारण से इसमें क्या होगा? इसका कथन तो सही है, लेकिन निष्कर्ष क्या है? गलत है। इसलिए ए सही है, किंतु आर गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण या उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे आप लोग आंसर देंगे। बोलो भाई। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो आप कहोगे केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए करना है। यह आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 4 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए, 7 वर्ष की अवधि के लिए या 10 वर्ष की अवधि के लिए? बताओ भाई, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? बोलो भाई, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए, प्रधानमंत्री 5 वर्षों के लिए। तो आप समझो वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो आप कहोगे भारत में वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि क्या है? तो आप समझो 5 वर्षों के लिए होता है। पूछा गया है 13वें वित्त आयोग की सिफारिश की समय अवधि कितने समय के लिए होती है? कब से कब तक के लिए है? बोलो भाई, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समय अवधि कितने समय के लिए है? तो आप कहोगे 2010 से, अगर आप बात करो तो 2010 से 15, ये आपका 13वां वित्त आयोग का कार्यकाल हुआ। 2015 से 2020 14वां वित्त आयोग हुआ, ठीक है। और 2020 से जो 2025 का कार्यकाल है, ये कौन से हो गए? 15वें वित्त आयोग की अवधि होगी। इस बात को ध्यान रखना। मान लो क्वेश्चन में पूछा गया है 13वें और आपसे पूछ ले 14वें, तो 5 साल आगे कर देंगे। और 15वें का पूछे तो आप बताओगे 2020 से 2025 के बीच का जो समयावधि होगी वो आपके 15वें वित्त आयोग। इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या नाबार्ड के द्वारा? बोलो भाई, सभी लोग बोलो, जल्दी बोलो। अभी तो पढ़े हो कि वित्त आयोग जो होता है वो राज्य और केंद्र के बीच वित्त का बंटवारा करता है। आंसर क्या आएगा? वित्त आयोग होता। क्या होगा? वित्त आयोग इसका आंसर होगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अब वित्त आयोग का गठन किसके किसके बीच किया गया है? केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल तक किया गया है? बोलो भाई, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281 के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का इस स्लाइड का लास्ट, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई
तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है मुद्रा संकुचन की, विमुद्रीकरण की, मुद्रा अवमूल्यन की, मुद्रास्फीति की। बोलो भाई। आंसर आएगा मुद्रास्फीति की। क्या होगी? मुद्रास्फीति इसका आंसर होगा। बोलो भाई, किसी प्रकार की समस्या बताओ। हाँ भैया, जय श्री राम। हाँ चाचा। इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बातें आपकी अगली क्लास में देखने को मिलने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। जय हिंद साथियों।